अभी हम 8th चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो पिछले चैप्टर में अपन ने इम्यूनिटी के बेसिक्स के बारे में भी पढ़ लिया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंडिंग में बताई थी एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, ठीक है? एक नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। तो जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका जो एक्टिव पार्ट है, इसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था वैक्सीन्स। इसके बारे में भी अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स मेंशन कर रखे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप की इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है? इसके बाद में वैक्सीन के बारे में पढ़ाने वाले, तो वैक्सीन आपको पता लग गया है ना, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ से यूजुअली क्वेश्चन आते हैं इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है? अब अपन बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है? तो वैक्सीन को शुरू करने से पहले अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। कौन-कौन से इससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जो पॉपुलर हुए थे उस टाइम में, उनके बारे में देख लेंगे। फिर कौन से प्रिंसिपल के बिहाफ पे वैक्सीनेशन की प्रोसेस काम करती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं वैक्सीन। आप जब बचपन में आपने कभी ना कभी तो नाम सुना हुआ होगा कि हम टीका लगवा के ला रहे हैं, ठीक है? तो ये वैक्सीन या टीकाकरण की प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में अपन थोड़ा-सा स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, वैक्सीन इज़ अ suspension of inactive pathogens or antigenic proteins of pathogen which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen. कोई भी पैथोजन को हमने सबसे पहले टारगेट किया, ठीक है? फिर उसके इनएक्टिवेटेड फॉर्म ली या फिर एकदम एकदम वीकेस्ट फॉर्म ली, ठीक है? फिर उसको आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में अपन ने इंट्रोड्यूस कराया, तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? फिर जब कभी भी इन फ्यूचर वो बीमारी अपने अंदर आई, अपने अपना इम्यून सिस्टम फुल एफर्ट लगा के उस डिजीज से फाइट करेगा, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको वैक्सीन की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है? फिर एक साइंटिस्ट आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने भी सेम यही काम किया था। उसने ये देखा कि यार मैं कोई अगर बीमारी का जो बीमारी का जो पैथोजन है, किसी के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है? तो उसको बीमारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, एडवर्ड जेनर ने अपने टाइम में ऐसा-ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? तो उन्होंने बेसिकली स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स वगैरह पे अपना काम किया था, ठीक है? इसके बाद में मोस्ट पॉपुलर एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, ठीक है? He discovered the process of inactivating the pathogens and prepare vaccine for anthrax, चिकन, कॉलेरा और रेबीज, ठीक है? इन तीनों बीमारियों के लिए इन्होंने जो अपने लुईस पास्चर है, इन्होंने सबसे पहले पैथोजेंस को इनएक्टिव कराया, फिर उससे वैक्सीन प्रिपेयर करी और वो वैक्सीन सिद्ध हुई इन तीनों बीमारियों से फाइट करने के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या रहा होगा? कौन से सिद्धांत के ऊपर ये कार्य कर रही होगी? टीकाकरण की प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, ठीक है? The principle of vaccination and immunization based on the property called memory, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है? तो जो अपन वैक्सीनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले भी बताया था कि बचपन में आपने कभी सुना होगा कि अब बचपन में अपन ने मान लो कि पोलियो का टीका लगाया था, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा करके कोई अभियान चलता था, ठीक है? तो उसमें हमारे अंदर आर्टिफिशियली इंड्यूस कराया गया इनएक्टिव पैथोजन, कौन सी बीमारी का? पोलियो का, ठीक है? फिर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, तो उस टाइम बचपन में अपने इम्यून सिस्टम ने एक मेमोरी डेवलप कर ली कि ये पैथोजन है, ये अपने अंदर बीमारी को कॉज करेगा, तो जब कभी भी इन फ्यूचर आ जाए तो अपन को सबसे पहले इससे लड़ना है, इसको फाइट करके इसको खत्म करना है, ठीक है? तो ये बात हो गई कि अपना मेमोरी के ऊपर ये सारा सिस्टम वैक्सीनेशन का बेस्ड रहता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? The vaccine generates antibodies that neutralize the toxin pathogen and also produces memory B cells and T cells, ठीक है? Which recognize the pathogen in subsequent encounters and produce antibodies.
ठीक है? तो वैक्सीन के थ्रू अपन ने कैसे एंटीबॉडीज़ जनरेट करी, कैसे अपने टी सेल, बी सेल ने काम करना शुरू किया और इसके अलावा अपने अंदर कौन-कौन सी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई, ताकि अपन किसी भी पर्टिकुलर डिज़ीज़ से अपना इम्यून सिस्टम फाइट कर सके और अपन हेल्दी लाइफ जी सकें, ठीक है? इसके अलावा एक आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वैक इसके बारे में अपन आगे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वैक्सीन के प्रोसेस में भी आरडीटी का अपन किस टाइप से यूज़ लेते हैं, वो यहाँ पे बताया हुआ है। RDT has allowed the production of antigenic polypeptides of the pathogens in the other microbes like yeast, bacteria. Example है hepatitis B की वैक्सीन is produced using yeast cells. तो हेपेटाइटिस बी की अगर यदि हेपेटाइटिस बी की अगर यदि अपन को वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है, तो अपन को yeast सेल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी प्रोसेस किसी भी एक अलग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज अपन दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो ये सारी प्रक्रिया अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? वैक्सीन के बाद में अपने सिलेबस में कैंसर के बारे में मेंशन किया हुआ था, तो अगेन वही कैंसर की अपन डेफिनेशन देखेंगे कि भाई कैंसर बीमारी होती क्या है। कैंसर इज अ uncontrolled abnormal and excessive mitotic division of cells is called cancer. अपनी बॉडी की मान लो कि कोई सेल है, ठीक है? वो हमेशा एक स्पेसिफिक मैनर में डिवाइड करेगी, ठीक है? कब उसको डिवाइड होना है, कब उसको डिवाइड नहीं होना, कब उसको अपने नंबर्स में ग्रोथ करनी है, कब नहीं करनी, ये सारी चीजें जीन्स के द्वारा रेगुलेटेड होती है, ठीक है? लेकिन अगर यदि इस वाली प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट आ जाए और अपनी सेल्स अबनॉर्मली डिवाइड करती 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 बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाए सेल्स, तो अपन इसे बोलेंगे कि ये कैंसर है, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को बोलते हैं। ऐसे ही है ना, जो मैं बोल रही थी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस जीन के द्वारा रेगुलेटेड रहती है, ठीक है। तो एक ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है, ऑन्कोजीन्स जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स है उनको अपन ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज abnormal and undifferentiated cells are called cancerous cells. तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या हुआ कि नॉर्मल जो सेल्स है वो नॉर्मली डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएटेड मैनर में डिवाइड करेगी, लेकिन कैंसर सेल्स ऐसा कुछ नहीं करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ट्यूमर के टाइप, ट्यूमर होता क्या है, और ट्यूमर को अपन नियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं भी नई ग्रोथ होती जा रही है सेल्स की, एकदम से बिल्कुल भी मैनर वाइज नहीं हो रही है, ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती जा रही है, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती जा रही है सेल्स, ठीक है, तो वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि अपन हिंदी में बोलते हैं गांठ बन गई, ठीक है। तो जब कोई भी अपना बॉडी ऑर्गन है उसमें गांठ या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन कब होगा, जब यहाँ पे सेल्स बहुत सारी अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। अब ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर कौन किस टाइप के ट्यूमर्स को बोलते हैं, कैप्सू कैप्सुलेटेड लोकलाइज्ड to the site of origin, does not spread to another part of body, is non-metastatic, non-malignant and non-cancerous, non-invasive. बेनाइन ट्यूमर कौन से हैं? तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये अपने लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल तो नहीं होते। बहुत ज्यादा हार्मफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोकलाइज रहते हैं, जहाँ पे ये बने हैं, ठीक है, जिस जगह पे इनका ओरिजिन हुआ है वो हमेशा उधर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, लोकलाइज्ड हो गए, ठीक है। नॉन मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी है, नॉन मैलिग्नेंट है, मतलब ये वाला तो शायद मैलिग्नेंट ट्यूमर को तो हिंदी में दूरदम बोलते हैं, इसे शायद आई हैव नो आइडिया, सॉरी। नॉन मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस और नॉन इन्वेजिव, ठीक है। अब इस बेनाइन ट्यूमर के टाइप्स या फिर एग्जांपल है, अगर ये बोन बोन में हो जाए ये वाला ट्यूमर, तो अपन इसको बोल देंगे ओस्टियोमा। अगर यही ट्यूमर मसल्स में हो जाए तो अपन बोल देंगे मायोमा। मायो रेफर्स फॉर मसल्स एंड ओमा जहां भी आ जाए, ठीक है, तो ये अपना ट्यूमर को डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है? लिम्फ नोड में अगर ये ट्यूमर हो जाए, तो अपन उसे बोल देंगे लिम्फोमा, ठीक है? ओस्टिया का मतलब होता है बोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है? मायो का मतलब मसल से रिलेटेड, लिम्फ नोड से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है? तो ये अपन ने बात कर ली बेनाइन ट्यूमर के बारे में। अब अपन बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। मैलिग्नेंट नाम से पता चल रहा है कि ये दुर्दम या हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? क्योंकि बेनाइन ट्यूमर तो क्या कर रहा था, जिस जगह पे ओरिजिनेट हुआ था, वहीं पे रह रहा था। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा नहीं करेगा। अगर ये कहीं पे भी ओरिजिन हुआ हो, वो अपने बॉडी में ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ के थ्रू, अपने बॉडी में पूरे टाइम ब्लड और लिम्फ सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इनके थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो बेसिकली अपने पूरी बॉडी को हार्म करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है? Malignant tumor, malignant या harmful. Some of the cancerous cells detach from their original place and spread to other parts of body by blood and lymph. Blood and lymph के थ्रू, जो मान लो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ ये वाली बात। मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो कि हाँ, चलो अपने हाथ पे ट्यूमर हुआ है, ठीक है? गांठ बन गई हाथ पे, ट्यूमर हो गया, ठीक है? अब ये ट्यूमर क्या धीरे-धीरे यहाँ की कोशिकाएँ टूट के अंदर आती गई और ब्लड या लिम्फ के थ्रू धीरे-धीरे सर्कुलेट होती गई और ये किसी भी बॉडी के पार्ट में जा सकती है, ठीक है? हो सकता है ये अपने ब्रेन ब्रेन में जाके ट्यूमर क्रिएट कर ले या फिर अपनी मस्कुलर कोई भी रीजन है, जहाँ पूरी बॉडी में मसल्स पाई जा रही है, उन मसल्स में ये ट्यूमर क्रिएट कर ले, ठीक है? तो ये यहाँ से फैल के कहीं दूसरी जगह चला गया। इस जगह तो अपने को ट्यूमर था ही, दूसरी जगह और हो गया, ठीक है? तो ये सर्कुलेशन हो रहा है ट्यूमर का, ठीक है? इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि ये हार्म नाउ द कैंसरस सेल फ्रॉम फ्रेश कॉलोनीज दियर। अब यहाँ से हाथ से कोई कैंसर सेल आई थी, अब यहाँ पे दूसरी जगह ये अपने कॉलोनी को क्रिएट कर लेगी, ठीक है? मान लो ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर अपने पेट में किसी भी ऑर्गन को कैंसर हो गया, ठीक है? तो वो तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ब्रेन किसी भी चीज को सिग्नल कैसे देगा फिर, ठीक है? दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और सेकेंडरी ग्रोथ। तो मेटास्टेसिस और सेकेंडरी ग्रोथ किसे बोलते हैं? मेटास्टेसिस टर्म के बारे में ध्यान में रखना कि कोई भी कैंसरस या ट्यूमर वाली सेल्स थी, एक जगह से डिटेच होकर दूसरी जगह इसने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, तो इसे अपन ने बोला है मेटास्टेसिस। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड मेटास्टेटिक और कैंसरस ट्यूमर। इट इज इनवेसिव ट्यूमर, ठीक है? एग्जाम्पल है ऑल मेलिग्नेंट ट्यूमर आर कॉल्ड कैंसर्स। जितने भी टाइप के मेलिग्नेंट ट्यूमर है उन सबको अपन बोलेंगे कि कैंसर कोज कर रहे हैं, ठीक है? कैंसर इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब कैंसर का अपन डिवाइड करने लगे, ठीक है? कैंसर को फर्दर स्टडी करने के लिए अपन ने अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसमें जो सबसे पॉपुलर और ईज़ीएस्ट जो क्लासिफिकेशन है, उसको अपन ने ओरिजिन के बिहाफ पे समझाने की ट्राई की है, ठीक है? ओरिजिन के बिहाफ पे कैटेगराइज़ की है। तो इसमें फर्स्ट है कार्सिनोमा, सेकंड है सार्कोमा और थर्ड है ल्यूकीमिया, ठीक है? सार्कोमा, ठीक है? कार्सिनोमा में क्या है? दिस ट्यूमर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यूज। एग्जाम्पल क्या क्या कार्सिनोमा का? सबसे पहले कार्सिनोमा का देख लो, ओरिजिन के भी पे अपन कैटेगराइज कर रहे हैं, तो कार्सिनोमा का ओरिजिन कहाँ हो रहा है? स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यूज में। बॉक्स बना देते हैं और बॉक्स वाली चीजें तो अपन को लर्न करनी ही है। स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यूज। एग्जाम्पल है इसके ब्रेन कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा, सर्विकल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक और लंग कार्सिनोमा, ठीक है? कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर, ठीक है? सबसे ज्यादा जो कैंसर का टाइप देखा जाता है, वो सबसे ज्यादा अपन को कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 85% केसेस में कार्सिनोमा ही होता है। अब ये क्यों होता है? स्किन और एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था। इसका बाहर की चीजों से एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है? या फिर अपन कोई भी तंबाकू वंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने माउथ वाले रीजन को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा मान लो कि यूवी रेज, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वगैरह सबसे पहले स्किन को ही तो
इफ़ेक्ट करने वाली जो अपने सबसे आउटर सेल्स है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है, एपिथेलियल सेल्स है, इन्हीं को अफ़ेक्ट करने वाली है, ठीक है? इसलिए ये वाला कार्सिनोमा वाला कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक टर्म होती है मेलानोमा। इट इज़ अ टाइप ऑफ carcinomas. There are cancerous growth of melanocytes, a type of skin cell. अपने स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है उनको अपन मेलानोसाइट बोलते हैं, ठीक है? इनमें अगर देखिए कैंसर हो गया तो अपन इनको बोल देंगे मेलेनोमा है। ये टर्म भी ध्यान में रख लेना। अब सेकंड जो ओरिजिन के बिहाफ पे कैंसर का टाइप बताया था वो है सार्कोमा। दिस इज द ट्यूमर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। मेसोडर्मल जो टिश्यूज में अपने ट्यूमर हो रहा है लगभग ये सबसे कम देखने को मिलता है, ओनली 1% केसेस में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, अगर दी बोन में कैंसर हुआ तो बोन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था ओस्टिया टर्म यूज लेते हैं, ओस्टियो सार्कोमा। मसल्स में अगर ये वाला कैंसर हो गया तो मायोसार्कोमा, ठीक है? लिम्फ नोड में अगर कैंसर हो गया तो लिम्फोसार्कोमा, ठीक है? अब सेकंड अपन थर्ड अपन बात करते हैं ल्यूकीमिया के बारे में या ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में आपने आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सारे ब्लड की कंपोजिशन है। तो जो डब्ल्यूबीसी वाला पोर्शन है अगर भी उसमें कैंसर हो गया तो अपन इसको बोल देंगे ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है? इसको अपन ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। दिस इज द कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? अब कैंसर हो किस कारण से रहा है, क्या क्या कोज है कैंसर के? तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ठीक है? आयनाइजिंग रेडिएशंस like X-rays, gamma rays, and non-ionizing radiation like UV rays cause DNA damage, leading to neoplastic transformation. ठीक है, neoplastic नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है सेल्स का उसके थ्रू, ठीक है? तो कैंसर के कोज में अपन ने सॉरी आगे और बता देती हूँ। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ मेजर कोज ऑफ लंग कैंसर, causing viruses called oncovirus have genes called viral oncogenes, ठीक है? तो कैंसर के कोज में अपन ने अभी तक क्या क्या देखा है कि कैंसर को कोज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अपन ने कार्सिनोजेंस देखा है। ये फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, एज वेल एज बायोलॉजिकल एजेंट्स भी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। सेकेंड अपन ने फिजिकल में देखा कि कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन एज वेल एज कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कैंसर को कोज करती है। इसके अलावा जो अलग यूनिक चीज है वो है ओंकोजेनिक वायरसेस। कुछ वायरस भी ऐसे होते हैं जो कि कैंसर को कोज करने वाले हैं। ओंकोजेनिक वायरस, ओंकोलॉजी जैसे अपन ने कैंसर की स्टडी को बोला था तो ओंको जहाँ भी आ जाए वो कैंसर को डिनोट कर रहा है। वायरस जेनिक प्रोड्यूस करने वाला वायरस, ठीक है? तो कैंसर को कोज कैसे हो रहा है ये भी अपन ने देख लिया। अब कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए, इसकी थेरेपी देने के लिए अपन ने कौन कौन से मेथड्स को यूज में ले रहे हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले है कि सर्जरी करा लें तो अपन सर्जरी कैसे, बाय रिमूविंग द एंटायर कैंसरस टिश्यूज एंड इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स। जितने भी लिम्फ नोड्स इन्फेक्टेड हो चुके थे या फिर जितने भी कैंसरस टिश्यूज थे अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने उन सबको अपन ने सर्जरी के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया। सेकेंड पॉइंट इसका है रेडिएशन, कोबाल्ट थेरेपी, ठीक है? कोबाल्ट 60 एक्स-रे रेडिएशंस आर गिवन। These radiation destroy the rapidly dividing cells. एक है chemotherapy. Many anti-cancerous drugs like drug mechanism, एक तो देखो कीमोथेरेपी में नाम से पता लग रहा है कि अपन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। केमिकल्स का मतलब ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें जो 2-3 पॉपुलर ड्रग्स है, उनका नाम अपन को ध्यान में रखना है। एक तो विनक्रिस्टिन, एक है विनब्लास्टिन, ठीक? इन दोनों का अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड भी एक ड्रग है, जो कि कैंसर को रिकवर करने के लिए यूज़ में ली जाती है, ठीक है? और ये जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, ये अपन कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? कहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है? तो एक वीड क्या होता है? खरपतवार है। क्या? कैंथेरैंथस रोसेसस रोजेस रोजियस,
ठीक है? यहाँ से अपन विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को प्राप्त करते हैं और ये कैंसर से ट्रीटमेंट में हेल्प कराते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट कैंसर के अलावा आपने यहाँ पे सिलेबस में एक और बीमारी मेंशन की हुई थी, जो है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म के बारे में ध्यान में रखना है। फैला कौन रहा है एड्स को? तो एक एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स को फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? एचआईवी नाम से आपको पता लग रहा होगा ह्यूमन, देखो सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी क्रिएट करने वाला कोई सिंड्रोम है। कॉज कौन कर रहा है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ऐसा कोई वायरस है, ठीक है? तो ये वायरस अपने आप नाम से ही पता लग रहा है कि ये वायरस का क्या काम क्या है, ठीक है? इट इज अ रेट्रोवायरस, ये एक टाइप का रेट्रोवायरस है with RNA as its genome. ठीक है? The virus produces viral DNA in the host by the enzyme reverse transcriptase. The viral DNA gets incorporated into the host genome and multiple copies of the virus are produced. ठीक है? द वायरस अटैक हेल्पर टी सेल, सबसे पहले वायरस आया हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक किया, ठीक है? हेल्पर टी सेल्स, बी सेल्स मैंने आपको एक दो स्लाइड पहले भी बताया था, अपने इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्सिबल सेल्स है, वेर इट रिप्लेस एंड मल्टीप्लाइज, यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई अपने नंबर्स को बढ़ाता जाएगा, रिजल्टिंग इन द मार्केटेड decrease in the number of T lymphocyte. The infected person become immunodeficient after the virus attack T helper cells. As patients become prone to various infections like mycobacterium, toxoplasma, fungal infections और other viral infections. बट इसने ऐसा क्यों बोला है कि एड्स, अभी अपन ने कैंसर मलेरिया और पढ़ा था तो अपन ने ये देखा था कि मलेरिया है तो उसको मलेरिया के अलावा बहुत सारी दो चार पांच बीमारी साथ में आ जाएगी, नहीं देखा था ना? कैंसर में भी अपन ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन एड्स में क्या होता है कि बेसिकली वो अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है और जब अपना इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो गया तो चार पांच बीमारियां साथ में फ्री में आ जाएंगी, ठीक है? तो हर टाइप की बीमारी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है? अब एक आता है एलाइजा। अगर कि अपन को कैंसर सॉरी एड्स से ट्रीटमेंट लेना है तो अपन एलाइजा ट्रीटमेंट लेते हैं। एलाइजा की फुल फॉर्म देखो अच्छे से, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इसकी फुल फॉर्म के बारे में ध्यान रखना है। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, एड्स की डायग्नोसिस या निदान के लिए अपन एलाइजा टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है? एड्स में बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन using using an infected syringe or from mother to fetus through the placenta। तो एड्स कैसे कैसे इजीली ट्रांसफर हो सकता है? किसी भी एड्स किसी भी इंडिविजुअल को एड्स की बीमारी है, उसका ब्लड अपन ने नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर करा है तो भी एड्स हो सकता है, ठीक है? अगर ये मदर इन्फेक्टेड है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके फीटस में भी आ सकता है, ठीक है? या फिर कोई भी एड्स की बीमारी हो रखी है किसी को, उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने पे भी एड्स की बीमारी स्प्रेड हो सकती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देने के लिए अपन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कि अपन नाको बोलते हैं, ठीक है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया अपन ने, इसका काम क्या है? अवेयर कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ एड्स बाय एजुकेटिंग पीपल्स, ठीक है? लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं कि एड्स बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? इसके बाद में एक टॉपिक और अपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, वो है ड्रग एंड अल्कोहल के अब्यूजेस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो जितनी भी बीमारियां आपको इस अ, अभी पढ़ाई क्यों जा रही है, एज अ टीनेजर यू हैव मल्टीपल मूड स्विंग्स और मल्टीपल डाउट्स इन दिस एज, ठीक है?
आपको अवेयर करने के लिए कि बेसिकली एज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू मस्ट हैव कि इतना नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, बेसिक अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए कि कोई भी बीमारी है कॉज़ क्यों हुई होगी या फिर बेसिक छोटा-मोटा कि भई अपन इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको एड्स के बारे में बताया था, इसीलिए आपको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया था और जितनी भी बीमारियाँ लाइक कैंसर और छोटी-मोटी टाइफाइड-वाइफाइड इन सब के बारे में पढ़ाया था। पर क्या केवल बीमारियाँ ही हैं जो ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है? नहीं। अगर भी अपन ड्रग्स या फिर अल्कोहल का एक्सेस में यूज़ करने लग गए, ठीक है? या फिर इनकी एडिक्शन लग गई, एडिक्शन लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टीनेजर्स को, ठीक है? इसलिए आपको ये वाले टॉपिक्स भी यहीं पे पढ़ाए जा रहे हैं कि आप इनसे बच पाओ, ठीक है? तो ड्रग्स और अल्कोहल के अब्यूज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? Drug abuse is a serious public health problem that affect almost every community and family in some ways. Each each year, drug abuse causes millions of serious illness or injuries. Abuse drug involve the uses of heroin, alcohol, cocaine, nicotine और marijuana. ठीक है, ये कुछ ड्रग्स के नाम बताए हुए हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, इजीली यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है? ऐसे मार्केट में जाके किसी को बोल मत देना कि marijuana चाहिए या हेरोइन चाहिए। अल्कोहल का तो चलो फिर भी मिल जाता है। कोकेन वगैरह, गांजा, चरस, भांग ये वो, ठीक है? ये ऐसे किसी को बोल मत देना, ठीक है? कोई पकड़ के ले जाएगा। अब ड्रग के अब्यूजेस के बारे में अपन देखते हैं। ना सिर्फ ही कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं, ओवरऑल हर एक कैटेगरी के इंसान में ये एक टाइप का प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है? क्योंकि इनकी लत लगना बहुत ईज़ी है, ठीक है? इनकी लत क्यों लग सकती है, क्या-क्या कारण हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ेज़ अगर ये क्या हो जाएगा अगर ये अपन ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करने लगेंगे, तो जो भी एडिक्शन हो जाता है जिनको तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत सही योर वेल बीइंग, योर सैनिटी, योर रिलेशनशिप और योर इकोनॉमिक सिचुएशन। बेसिकली ये सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण कोई भी आदमी हो सकता है इज़िली इनके कुप्रभावों का प्रयोग करने लगा हो, ठीक है? अब अपन कुछ-कुछ जो ड्रग्स के बारे में अपने बुक में दिया हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? The drug which are sorry, the drug which are commonly abuses are op opioids, cannabinoids and कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है? ये 3 टाइप की ड्रग्स है जो कि सबसे मेजर इनका यूज़ होता है, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ दीज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। ये जो मेजर ड्रग्स है, फ्लावरिंग प्लांट से अपन को ऑब्टेन्ड होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन-से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स और कुछ-कुछ फंजाई से भी ऑब्टेन किया जाता है कुछ ड्रग्स को, ठीक है? अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ओपियोइड्स के बारे में। आर द ड्रग व्हिच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जो अपनी ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम भी पाया जा रहा है अपना पूरा, नर्व सेंटर्स भी पाए जा रहे हैं, तो जो ओपियोइड रिसेप्टर्स है वहाँ पे, उनसे कनेक्ट हो जाएगा ये ओपियोइड जाके या फिर जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाके ये बाइंड कर लेगा, फिर ये अपना इफ़ेक्ट दिखाना चालू करेगा। ओपियोइड्स के अलावा है हेरोइन। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज़ केमिकली डाइइथाइल मॉर्फिन व्हिच इज़ अ व्हाइट ऑडरलेस मतलब कोई भी गंध नहीं होती, कलर भी कुछ नहीं है, व्हाइट ही कलर है। बिटर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जानते हो कण कण छोटे कण, ठीक है? कंपाउंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय ए एसिटाइलेशन और ऑफ मॉर्फिन व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं उससे, ठीक है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोम्निफेरम। तो अपन को अगर ये हेरोइन प्राप्त करना है तो अपन ने कहाँ से निकाला है हेरोइन को? पेपावर सोम्निफेरम प्लांट से,
ये अच्छे से ध्यान में रखना, पेपेवर सोम्निफेरम प्लांट है अपना, ठीक है? यहाँ से अपन ने इसको ऑब्टेन किया है और ये कैसा है? व्हाइट है, ओडोरलेस है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है? ओपियोइड्स पढ़ लिया अपन ने, हेरोइन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। Cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoids receptors present on principally in the brain. ठीक है, कैनाबिनॉइड्स अपने कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेगा। नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबी कैनाबिस सैटिवा। 1 मिनट, कैनाबिनॉइड्स है ये, कैन नेचुरली अगर इसको अपन को लेना है तो ये कैनाबिस सैटिवा नाम का एक प्लांट है, यहाँ से मिल सकता है, ठीक है? हेरोइन पेपेवर सोम्निफेरम से, कै और कैनाबिनॉइड्स को अगर अपन को नेचुरली ऑब्टेन करना है तो कैनाबिस सैटिवा नाम का प्लांट है, वहाँ से। और प्लांट के कौन से पार्ट से? द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड the resin of cannabis plants are used various combinations to provide marijuana, hashish, charas, ganja, etc. Generally taken the inhalation. अब अपन ने सबसे पहले कैनाबिनोइड्स के बारे में देखा कि इसके रिसेप्टर वगैरह के बारे में देख लिया, रिसेप्टर इसके ब्रेन में प्रेजेंट थे। कौन से प्लांट से मिल रहा है? कैनाबिस सैटिवा नाम का प्लांट है। प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रहा है? तो फ्लावरल टोप से मिल रहा है, लीव से मिल रहा है, ठीक है? और उसके रेजिन से भी लिया जाता है। और ठीक है, और यूज किया जाता है वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस marijuana, हशीश, चरस, गांजा एटसेट्रा। जनरली टेकन इन इनहेल। और अब अपन को अगर भी इसको कंज्यूम करना है तो अपन इनहेलेशन सांस के द्वारा अंदर ले सकते हैं, ओरल इंजेक्शन खा के ओरल पाथ के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। दीज आर नोन देयर इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये अपने इफेक्ट जब दिखाना चालू करेगा तो सबसे पहले जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पे अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा, ठीक है? These are cannabinoids also also being abused by some sports persons. ये cannabinoids है, इनको यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज्यादा उनमें अब्यूजेस देखने को मिलता है, क्योंकि उनको क्या, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, एनी हाउ उनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है ताकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है? तो इसके लिए वो इन ड्रग्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आजकल उनकी चेकिंग भी होती है कि इन्होंने कोई ड्रग का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और अगर भी ऐसा पाया जाता है तो उनको खेल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? कोका एल कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट ऑफ एरिथ्रोक्साइलम कोका। इसका भी प्लांट का नाम ध्यान रखना, कोका प्लांट एरिथ्रोक्साइलम कोका, native to South America. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. ठीक है? Cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted. It has it has potent stimulating action or central nervous system, producing a sense of euphoria, increasing energy. Excessive doses of cocaine causes sorry cocaine causes hallucination. हेलुसिनेशन क्या होता है कि अपन मतलब अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जब कोक का यूज कोकेन कोकेन की ड्रग्स का जो भी यूज करते हैं तो उनकी अलग ही दुनिया हो जाती है, ठीक है? हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं उनको, ठीक है? अदर वेल नोन प्लांट्स हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है? इसके अलावा जो मैंने ऊपर एक प्लांट के बारे में बताया था, दैट इज इरिथ्रोक्साइलम कोका। इसके अलावा एक प्लांट और बता दिया, एट्रोपा बेलेडोना, ठीक है? ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट, एफेटामाइड्स और बेंजोडाइजेपिन्स, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड्स दैट इज नोन एज एलएसडी, ठीक है? एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड मेडिसिन्स टू हेल्प पेशेंट cope with mental illness like depression, insomnia, often abused. अब जो मेंटल जिन किसी को भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं, लेकिन बिल्कुल वो ड्रग्स के फॉर्म में नहीं देते हैं। उनकी जो मेडिसिन का जो अमाउंट होता है, उनकी दवाइयों का अमाउंट होता है, उनमें इनका मेजर
रोल ये प्ले करती है, मेजर कंपोज़िशन का पार्ट बनाती है, ठीक है? तो उनकी वज़ह से उनको एडिक्शन होने लग जाता है, उनको कोई भी पागल है, उसको बहुत बुरा-बुरा फ़ील हो रहा है, तो डॉक्टर उसको ये वाले ड्रग्स दे देगा, दवाइयों के रूप में, डायरेक्टली नहीं, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा अच्छा वेल-बीइंग की फीलिंग आने लगेगी, ये वो, ठीक है? मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव sedative painkiller is very useful in patients who are undergone surgery. ठीक है? तो किसी की सर्जरी करा रहे हो या फिर किसी को कोई भी मेंटल इलनेस हो, ठीक है? या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, तो उनमें ड्रग्स का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ वाले जो मैं आपको ये ड्रग्स और अल्कोहल के अब्यूज़ेज़ बता रही थी, तो सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉब्लम किस मेजर लेवल पे ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, इसके बारे में बताया। मेजरली अपन कौन-कौन से ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में बताया। इनके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? कि कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिनके थ्रू अपन ने ना ड्रग्स को यूज़ करना चालू कर दिया। ह्यूमन बीइंग ने इनको इतना तवज्जो देना चालू कर दिया। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप स्ट्रेस रहा हो, इकोनॉमिक सिचुएशन किसी की भी गड़बड़ा गई हो, ठीक है? या फिर वेल-बीइंग अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, इन सबको रिकवर करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करने लग गए, लेकिन ये सही बिल्कुल नहीं है। फिर कौन-कौन से ड्रग है, उन कौन-कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और बेसिकली उनके छोटे-मोटे जो इफ़ेक्ट्स थे, उनके बारे में अपन ने देखा, ठीक है? तो इनमें जो प्लांट्स हैं, जिनके मैंने मतलब बॉक्स भी बना रखा है, जहाँ और कहीं नहीं बनाया है, ठीक है? तो उनके आप वो बॉक्स बना के उनको अच्छे से ध्यान करना है, ठीक है? कि कौन-सा ड्रग कहाँ से अपन ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके अलावा एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूजेज़, ठीक है? जो अपनी किशोरावस्था है, उसमें अल्कोहल उसकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या है, अल्कोहल के अब्यूजेज़ क्या-क्या है, ये भी अपन को मेंशन किया हुआ था, तो इसके बारे में छोटा-मोटा अपन पढ़ लेंगे, ठीक है? Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs and effective participation in society. The period between 12 to 18 years of the age may be taught of as adolescence period. जो किशोरावस्था वाला पीरियड है, ऑलमोस्ट नियर बाय 12 से 18 साल के बीच में, तब तब किसी भी यूथ के अंदर थोड़ा-सा जज़्बा होता है कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी में अच्छी रेपो क्रिएट करनी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा डिप्रेशन में भी आ जाए कि इतना सारा काम करना है, ये वो, ठीक है? तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, जिसमें वो मैच्योर होता है, वो अपनी सोसाइटी को समझता है, उनके साथ में रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है, ठीक है? In their words, adolescence is a bring लिंकिंग चाइल्डहुड और एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड, ठीक है? 18 के बाद तो वैसे भी एडल्ट हो ही जाएगा। एडोलेसेंस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। एडोलेसेंस एंड देयर प्रॉब्लम्स। अब एडोलेसेंस की क्या-क्या दिक्कतें हैं? एक्ने, दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली। हाँ, ठीक है, एक्ने एक्सेस में अगर किसी की बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है, हार्मोन्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं या फिर अच्छी दिनचर्या को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, अच्छे खान-पान को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्ने, मुहासे, फुंसियाँ होएँगी, ठीक है? हाइपोकॉन्ड्रिया, मोस्ट ऑफ देम कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, ठीक है? इसके अलावा न्यूरास्थेनिया, इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस में ज़्यादा रहने लग गए, एडिक्शन हो सकता है अ, किसी भी टाइप की अल्कोहल का, ड्रग्स का, टोबैकोस का, स्मोकिंग या फिर च्युइंग गम, तंबाकू चबाना, गुटखा खाना, गुटखा पान मसाला ये वो और फोबियाज़ भी डेवलप हो सकते हैं किसी भी टाइप के और लोनलीनेस एंड गर्जियसनेस ग्रेगेरियसनेस, ठीक है? तो जो किशोरावस्था की दिक्कतें हैं वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ठीक है? तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि कौन-सी इनमें से एडोलेसेंस की प्रॉब्लम है, कौन-सी नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है? ये तो यूँ ही जब सिलेबस में दे रखा था तो मैंने भी एक स्लाइड में पढ़ा ही दिया, ठीक है? तो यहाँ पे अपना 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब 8th चैप्टर आपको कंप्लीट तो कर लिया, अब आपको इसके लिए क्या होमवर्क करना है, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है?
तो ये अपना जो 8 चैप्टर था उसका सारा सिलेबस मैंने सबसे पहले आपको बताया। कौन पैथोजेन्स कौन-कौन से हैं, कौन-सी बीमारी कौन-सा पैथोजन फैला रहा है और उसमें मेजर चीज़ें क्या हैं, उनको हाइलाइट करके या तो आपको ये नोट्स प्रिंट करा रहे हो तो हाइलाइट करके रख लेना, अदरवाइज़ शॉर्ट नोट क्रिएट कर लेना कि एक पन्ना लिया, एंडिंग में बताऊँगी चलो, ठीक है? कौन-सी बीमारी कौन फैला रहा है, बेसिकली ये सबसे अच्छे से अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो मलेरिया के बारे में देख लिया, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के बारे में अपन ने देख लिया, एस्केरियासिस के बारे में देख लिया, टाइफाइड के बारे में देख लिया। बाद में अपन ये सारी बीमारियाँ पढ़ के अपन इम्यून सिस्टम के बारे में बात करने लग गए थे। इम्यून सिस्टम के बेसिकली कितने टाइप्स हैं, इनके बारे में, इम्यूनिटी नेचुरली और आर्टिफिशियली के कितने टाइप्स थे, कौन-कौन से किसके एग्ज़ाम्पल थे, इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वैक्सीन्स के बारे में अपन पढ़ने लगे थे। फिर कैंसर के बारे में, कैंसर के कितने टाइप्स है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ओरिजिन के बिहाफ पे अपन कैसे-कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन कैंसर को कॉज़ कर रहा है, कैंसर की थेरेपी के लिए कौन-कौन से मेथड्स अपन ने फॉलो किए हैं। और फिर अपन ने कैंसर के बाद में एड्स के बारे में बात करनी चालू की। एड्स की फुल फॉर्म, एड्स को कॉज़ करने वाले फैक्टर्स के बारे में देखा था। अगर इसका निदान करना है तो कौन-सा अपन ने जो मतलब ऐसे बोलते हैं अपन इसको, एलाइज़ा के बारे में अपन ने देखा था, ठीक है? इसके अलावा एड्स में बेसिकली क्या होता है ये देख लिया था, फिर ड्रग्स और अल्कोहल ड्रग्स के बारे में अपन ने इस स्लाइड में बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे भी ये नोट्स अगर भी आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, उनको अच्छे से हाइलाइट करके मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करके जाना एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आएँगे तो ऐसा कि कोई हार्ड टॉपिक तो है नहीं, ठीक है? अब आगे जितने भी टॉपिक आते जा रहे हैं, वो सारे ईज़ी ही टॉपिक है। लिमिटेड चीज़ें ध्यान में रखनी है, कहानी के जैसे सुनना है और समझने वाली चीज़ें हैं, लर्न करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे, ठीक है? उनको हाइलाइट कर लेना, ठीक है? इसके अलावा उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करके जाना है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ सिलेबस से कि यूनिट 3, 4 के नोट्स तो आप बिल्कुल भी नोट्स तो किसी के भी नहीं बनाने हैं क्योंकि मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। शॉर्ट नोट एकदम शॉर्ट में बनाने पॉसिबल है तो बना लो, अदरवाइज़ इनको हाइलाइट करके भी आपका काम चल सकता है। जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी उनको हाइलाइट कर लिया, फिर रिवीज़न के टाइम में मल्टीपल टाइम देख लिया। ठीक है? तो 3 और 4 पे आपको ऐसे काम करना है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगे उनको हाइलाइट करके रख लेना, ठीक है? तो इसी के साथ अपना जो यूनिट 3 का जो 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन चैप्टर 9 के बारे में, जो कि यूनिट 3 का सेकंड पोर्शन है।